नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बारी सोनिया गांधी की भावनात्मक अपील की। आपको याद होगा 24 घंटे पहले करीब सोनिया गांधी ने एक चुनावी रैली में इस देश की जनता के साथ एक भावनात्मक इमोशनल अपील की। सोनिया गांधी ने अपने भाषण के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना साधा और बहुत ही भावनात्मक तरीके से ये कहने की कोशिश की कि वो भले ही उनकी पैदाइश इटली में हुई हो, भले ही उनकी माँ इटली में रहती हो, लेकिन अब वो हिंदुस्तान की बहू हैं, हिंदुस्तान की बेटी हैं। उनके पुरखों की तरह उनकी अस्थियां भी हिंदुस्तान की सरजमी पर ही सिराई जाएंगी। यानी कुल मिलाकर सोनिया गांधी की अपील को उसी अंदाज में देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसी ही एक चुनावी रैली में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर हमला किया था और कहा था कि ऑगस्टा के खरीद के मामले में, घूसखोरी के मामले में जो रिश्वत ले रहे थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने रिश्वत दी उनकी इटली में गिरफ्तारियां हो गई हैं और इटली से यह पूरा मामला चल रहा है। इस पर सोनिया गांधी ने कल भावनात्मक तरीके से अपने संबंध बहू के नाते, बेटी के नाते हिंदुस्तान की जनता को याद दिलाए। सवाल ये ऐसे मुद्दे पर कि सोनिया गांधी की ये भावनात्मक अपील, ये इमोशनल दांव, ये भावुक कार्ड क्या ऑगस्टा के जरिए उनके दामन और राहुल गांधी के दामन और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के दामन पर जो दाग लग रहे हैं, क्या ये भावनात्मक अपील से धुल पाएंगे? इसी पर करेंगे बड़ी बहस। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है संसद के बाहर चुनावी रैलियों में ऑगस्टा खरीद के मामले में। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, सोनिया के बहुवचन। इटली में आपको कोई पहचानता है क्या? इटली में कौन किसको पहचानता है सबको मालूम है। नाम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया, ये तो नाम आया है इटली से। केरल की एक सभा में पीएम मोदी का सोनिया पर वार और केरल की ही एक सभा में सोनिया गांधी का इस देश में अपने रिश्तों को लेकर भावुक भाषण। लेकिन ये वार और पलटवार सिर्फ सभाओं तक ही सीमित नहीं रहा। सोमवार और मंगलवार को इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में अगस्ता घूसकांड पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयानों को लेकर कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस देते हुए पीएम से जवाब की मांग की। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सवाल उठाए कि क्या देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से रोका जा सकता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केरल में एक रैली में सोनिया के भावुक भाषण पर वार किया। सोनिया जी, आपको देश को बताने की जरूरत नहीं है। देश आपके पुत्र प्रेम को जानता है। देश नेशनल हेराल्ड के प्रति आपके प्रेम को जानता है। तो इनको पहले समझने दीजिए कि किस ढंग से बात करना है। कोई शराफत रहे, कोई सीमा रहे, कोई मर्यादा रहे, नहीं तो हम भी जानते हैं वैसे कैसे बात करना है। सोनिया बनाम बीजेपी की लड़ाई नई नहीं है। विदेशी मूल को लेकर बीजेपी सोनिया को पहले भी कई बार घेर चुकी है, लेकिन इस बार यूपीए के शासनकाल में हुए अगस्ता हेलीकॉप्टर घूसकांड ने उसे ये मौका फिर दे दिया है। इटली की कोर्ट के फैसले में सोनिया का नाम आने के बाद बीजेपी ने अपने इस पुराने मुद्दे को नई रणनीति में बदल दिया है। लिहाजा सोनिया भी एक बार अपना देश की बहू का सियासी कार्ड लेकर मैदान में कूद पड़ी हैं।
इस सियासी संग्राम के बीच हम तो पूछेंगे, क्या सोनिया गांधी की भावनात्मक अपील अगस्ता के दाग धो पाएगी? तो हमारे सवाल को एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब यह अगस्ता खरीद का मामला संसद में दोनों सदनों में बहस होने के बाद अब संसद के बाहर चुनावी रैलियों में लड़ा जा रहा है। कोई दूसरे पर इल्जाम लगाता है तो कोई भावनात्मक कार्ड खेल रहा है। हमारा आज का सवाल यही है कि क्या सोनिया गांधी की भावनात्मक अपील से अगस्ता के दाग धुल पाएंगे? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और हमको अपनी राय 51818 हमारे नंबर पर SMS करें। इसके साथ ही आप ट्विटर के जरिए और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज का हैशटैग HTP के अलावा आज का हैशटैग है सोनिया का इमोशनल दांव, और ट्विटर और फेसबुक पर इस हैशटैग के जरिए आप अपने सवाल और सुझाव हम तक पहुंचाएंगे तो हम इस शो के दौरान उसको जरूर दिखाएंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस डिबेट में जो बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है कि इमोशनल कार्ड से क्या अगस्ता के दाग धुल पाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता नेता डॉक्टर रीटा बहुगुणा जोशी, एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता माजिद मेनन साहब मेरे साथ हैं, राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ है, आरएसएस के विचारक के तौर पर इस डिबेट में शिरकत करेंगे, जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी मेरे साथ हैं और मेरे साथ हैं निस्तुला हेब्बार जो कि डिप्टी एडिटर पॉलिटिक्स हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की। शुरुआत करूंगा 30-30 सेकंड के ओपनिंग रिमार्क्स के साथ और फिर उसके बाद डिबेट को मैं ओपन कर दूंगा। सबसे पहले निस्तुला, मैं न्यूट्रल एम्पायर के पास आना चाहता हूं। सोनिया गांधी का इमोशनल कार्ड, सोनिया गांधी का ये कहना कि मैं इटली की बेटी हूं लेकिन हिंदुस्तान की बहू हूं, यहीं पर मेरी अस्थियां प्रभावित होंगी, तमाम अपने पुरखों का वो बात कहती हैं। क्या इन तमाम बातों से सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं अगस्ता डील को लेकर, उसमें फायदा पहुंचेगा सोनिया गांधी के अपील से? देखिए, फ़ायदा नुकसान तो 19 मई को पता चलेगा जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। बट इस बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी ने बहुत करेक्टली एनालाइज किया है कि बीजेपी की क्या गेम प्लान है, जो है ब्रांड गांधी फैमिली का जो ब्रांड है और उसकी यूएसपी है उसको हर्ट करना, उस नाम को बदनाम करना। और ये इमोशनल अपील इसीलिए भी है कि ताकि लोगों को याद रहे कि ब्रांड गांधी किस चीज के लिए स्टैंड करता है। ठीक है निस्तुला, आपने 30 सेकंड में बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपनी बात को समराइज किया। सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग बीजेपी के नेता ब्रांड गांधी को डिफेम करना चाहते हैं, इसी के तहत ये पूरी स्ट्रेटेजी है। जांच तो हो नहीं रही है, जांच तो कोई कराई नहीं जा रही है, सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार को बदनाम करना, क्या यही स्ट्रेटेजी है? 30 सेकेंड्स। देखिए, यह विषय तो तथ्यात्मक है और इसे भावनात्मक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, यदि 48 वर्ष के बाद वो कहती हैं कि मैं देश में समाहित हूं पूरी तरीके से, तो 48 वर्ष के बाद भी इटली की अदालत में किसी डील के ड्राइविंग फोर्स के रूप में उनका नाम क्यों आता है? और इतना ही नहीं, पिछले 30 सालों में जितने भी विदेशी भगोड़े हुए, चाहे वो वॉरेन एंडरसन हो, ओतावियो क्वात्रोची हो, क्रिश्चियन मिशेल हो, गाइडो हेस्के हो, सबके सब गांधी परिवार से ही जुड़े हुए क्यों आते हैं, विशेषकर सोनिया जी से? तथ्य तो यह है, इसलिए इसका तथ्यात्मक जवाब दीजिए, भावनात्मक का भी हम उत्तर देंगे। ठीक है, रीटा बहुगुणा जोशी, तथ्यात्मक बातों का जवाब भावनात्मक तरीके से क्यों दिया जा रहा है? 30 सेकेंड्स। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हमेशा प्रयास किया कि गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करें, और सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का विषय भी और उनके लिंक्स को उनके राजनीति में आने के बाद शुरू किया गया। जिस तरह से सोनिया जी ने बोला है, बिल्कुल सत्य बोला है। कांग्रेस को डिमोलिश करने के लिए जानते हैं कि गांधी नेहरू परिवार को डिमोलिश करना जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगी, सोनिया जी से ज्यादा देशभक्त और देश प्रेमी दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये सारे विवाद जानबूझ के खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। राकेश सिन्हा साहब, जानबूझ के सारे विवाद खड़े किए जा रहे हैं ब्रांड गांधी को डिफेम करने के लिए। देखिए, सोनिया जी का ये भाषण बार बार हर कुछ अंतराल पर आता है जब भावनात्मक बात कही जाती है।
मैं उनको याद दिला दूं, कांग्रेस की स्थापना के बाद चौथे उसके अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूले, ये यूरोपियन थे। उसके बाद एनी बेसेंट, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनी 1917 में। मैडम बेलाटेस्की जो इंडिया में काम की, और मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल जिनको हम सिस्टर निवेदिता के रूप में जानते हैं, आयरिश महिला थी। इन सबको कभी भारत में नहीं कहना पड़ा कि मेरी भारत भक्ति पर आप संदेह मत कीजिए। तो सोनिया जी को मैं याद दिला दूं, जो विदेशी भारत जी राकेश जी 30 सेकंड में लौटूंगा आपके पास। मैं 30 सेकंड माफी चाहता हूं, टाइम फ्रेम में मुझे बात करनी है। माजिद मेमन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तथ्यात्मक बातों का भावनात्मक तरीके से जवाब देना, जो बात सुधांशु त्रिवेदी ने की, क्या इस लड़ाई में सब जायज है? देखिए सुमित जी, इत्तेफाक की बात है कि इटाली कोर्ट का ये फैसला अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जो आया है बाहर, उस समय ये चुनावी प्रक्रिया जो 4-5 राज्यों में चल रही है वो चरम सीमा पे रही उसके बाद से, तो जाहिर है उसका राजनीतिक लाभ उठाएगी दोनों पक्ष, ये यहाँ से भी वहाँ से भी। मेरा ये मानना है कि ये जो इटली का फैसला आया है इसके दो फॉल आउट हैं, एक पॉलिटिकल, दूसरा लीगल। और अब चर्चा में मैं पॉलिटिकल फॉल आउट को पास रखते हुए लीगल, ठीक है, लीगल फॉल आउट पे आप बात करेंगे। नवल शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सोनिया गांधी ने भावनात्मक अपील कर कर क्या बीजेपी के गुब्बारे की हवा निकाल दी? गेंद नरेंद्र मोदी जी के पाले में है, अगस्ता विवाद की जांच कराएं, दोषी को सामने लाएं। दूसरी बात है कि सोनिया गांधी की यह अपील अगर अगस्ता का दाग धोने के लिए है, तो क्या मोदी जी मन की बात करते हैं व्यापम का दाग धोने के लिए? मोदी जी मन की बात करते हैं ललित गेत का दाग धोने के लिए? मेरा इन दोनों मामलों में सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है। और सोनिया गांधी की अपील कीचड़ उछालने वाली आरएसएस की नीति का नतीजा है, जो उनकी मार्मिक वेदना के रूप में। ठीक है, टाइम पूरा हुआ। डिबेट इज ओपन नाउ। मेरा पहला सवाल रीटा जी आप ही से है, फिर हम डिबेट इज ओपन नाउ। आप हाथ उठा के कोई भी डिबेट में शिरकत कर सकता है। रीटा जी, सोनिया जी को ये क्यों कहना पड़ा, क्यों याद दिलाना पड़ा कि वो 48 साल से इस देश में रह रही हैं, इस देश की बहू है, इस देश की बेटी है, इस तरीके की बात कहने की क्या जरूरत थी उनको एक चुनावी रैली में? देखिए, हम समझेंगे सोनिया गांधी जी कि आप जरा भावनाओं को समझिए। जिस महिला ने लगभग अपनी जिंदगी के 50 साल यहाँ गुजारे, जिन्होंने अपने ससुराल में दो बहुत ही ब्रूटल मर्डर्स देखे, उन्होंने असैसिनेशंस देखे, अपनी सास का, अपने पति को उन्होंने आतंक के हाथ जो है वो शहादत उनकी देखी, जिनको कि प्रधानमंत्री का पद दिया गया पर उन्होंने मना किया, और पूरी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष कहता रहा कि देश छोड़ के भाग जाएंगी। वो यहीं रहीं, अपने बच्चों को खौफ के, खतरे के माहौल में पाला पोसा बड़ा किया, और जब कांग्रेस को जरूरत थी तो कांग्रेस में आकर उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा माहौल बनाया कि 10 साल कांग्रेस रही। हम सब हिंदुस्तानी जो यहाँ रहते हैं 125 करोड़ 130 करोड़ लोग इसी माहौल में रहते हैं जिस माहौल में सोनिया जी रहती हैं। सोनिया जी के पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, प्रोटेक्शंस हैं, तो अगर किसी की जान को खतरा है तो हम सबकी जान को खतरा है। मेरा उसमें यह कहना है, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आपके घर में 2 बड़ी वारदातें हुई, शहादत देनी पड़ी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उस परिवार की आने वाली तमाम पौध जो है उसके ऊपर एक तरीके से रक्षा कवच लग गया कि वो किसी जांच के दायरे में नहीं आना चाहते हैं। बीजेपी का साफ तौर पर इल्जाम है कि नेशनल हेराल्ड में और ऑगस्टा मामले में गांधी परिवार ने गड़बड़ झाला किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने आप साफ कहा। नीता जी नहीं, आप रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। इस मामले में कभी कांग्रेस आड़े नहीं आई है। सोनिया जी ने खुद कहा है कि पूरी जांच कीजिए, कानूनी प्रक्रिया करिए, लेकिन क्या मोदी जी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के? पहली घोषणा कर दी आरएसएस जुडिशरी है, बीजेपी जुडिशरी है, घोषणा कर दी कि वो मुजरिम है। कौन तय करेगा कि कौन मुजरिम है कौन नहीं? हमने कहा पार्लियामेंट्री पार्टी की आप कमेटी बनाइए, आपने कहा हम नहीं बनाएंगे। हमने कहा आपसे कि आप इसको आपने सीबीआई की इंक्वायरी 2 साल आपने क्यों स्थगित रखी, क्यों नहीं आपने आगे बढ़ाई? हमने नहीं किया तो आप 2 साल क्या कर रहे थे? आप अब जब चुनाव चल रहे हैं, जब आप पिट रहे हैं सब जगह, देश को आप मुंह नहीं दिखा सकते, एक वादा आपने पूरा नहीं किया, तो आज आप फिर घुमा फिरा कर वही मुद्दे लाना चाहते हैं जो 2014 के हैं। ये चलेंगे नहीं। सुधांशु जी जवाब दीजिए, कांग्रेस के पलटवार का आप अपने फेलियर से ध्यान हटाने के लिए गांधी परिवार पर हमला कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं, हम हर बात को तथ्यात्मक ढंग से रह रहे हैं।
भाई रीता जी ने कहा कि 48 वर्ष से इस देश में रह रही, मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, सदस्यता किस वर्ष में ली थी उन्होंने? भारत की नागरिकता किस वर्ष में ली? 1985 में। स्वर्गीय राजीव गांधी से उनका विवाह हुआ 1968 में। ये 17 साल इंतजार क्यों किया था? क्योंकि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मजबूरी हो गई थी कि प्रधानमंत्री की पत्नी विदेशी नागरिक नहीं हो सकती। तो आप स्वयं देख लीजिए। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि 1971 के युद्ध के समय वो इटली चली गई थी? यदि यह गलत मानते तो अपना इटालियन पासपोर्ट उस समय का दिखा दें कि हम नहीं गए थे उस जमाने में। इसलिए इन सब विषयों पे अगर हम जाएंगे विस्तार से तो बहुत से ऐसे तथ्य निकलेंगे जिनके के बारे में जवाब देना मुश्किल होगा। 1971 में जो हुआ उसका 2016 से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? 1971 के बाद 1971 के बाद हमने 2004 देखा। आज से तकरीबन 15 साल पहले एक सीबीआई के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर मलय कृष्णधर ने अपनी किताब में लिखा था कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी श्रीमती सोनिया गांधी की जासूसी करवाती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मलय कृष्णधर रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई ने अपने में कहा है। तो अब इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो अगर आप जाएंगी तो जो भावनात्मक आधार है ना, कोई भी जरा सा तथ्यों में जाएगा जी रीटा जी खोखला नजर आएगा। आप उन किताबों की बात, ये उन किताबों की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें सोनिया गांधी को इस देश की बेटी, इस देश में गरीबों के रहनुमा के बारे में दिखाया गया है। ये उन किताबों का जिक्र क्यों नहीं करते, बायोग्राफीज की, जो दर्जनों की संख्या में सोनिया जी की अच्छी क्वालिटीज की बात करती है, उनके देश प्रेम की बात करती है, गरीबों के लिए जो उन्होंने एनडीए के चेयरपर्सन के रूप में तरह तरह की योजनाएं दिलाई, कानून बनाया, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जिक्र करते कि मनरेगा हो, चाहे हमारा राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, राइट टू वर्क हो, इन सब में सोनिया गांधी पीछे कहीं ना कहीं खड़ी थी। वो इस देश के लोगों से प्यार करती हैं क्योंकि अपने देश मान चुकी हैं। और आप हर बार ये कोशिश करते हैं कि उन पे विदेशी की छाप मैं लगाएं। बिल्कुल मोदी रीटा जी कुछ बोलना चाह रही है। 1/4 भी निस्तुला कुछ बोलना चाह रहे हैं। रीटा जी एक निस्तुला। हाँ सुमित, देखिए ये जो पुरानी वाली सारी बातें हैं उसमें से एक पुरानी बात जो है वो मनोहर पर्रिकर जी ने बोली थी अगस्ता वेस्टलैंड के डिबेट के रिप्लाई में। उन्होंने कहा था इस इन्वेस्टिगेशन को मैं बोफोर्स नहीं होने दूंगा, किसी ना किसी को जरूर सजा मिलेगी घूस खाने के आरोप में। तो ये जो बात है ये भी कांग्रेस ने भी समझ ली है। सोनिया गांधी ने सफर्ड विद हर हस्बैंड, जो आरोप लगाए गए थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, सो जिस तरह से वो अपने आप को डिफेंड कर पाए वो नहीं कर पाए थे। और मुझे बहुत साफ याद है 2004 के इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान एक कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी डाउट नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंटिला ऑफ डाउट, दैट वाज द वर्ड यूज्ड बाय द कोर्ट, कि राजीव गांधी का कुछ भी लेना देना था बोफोर्स के केस में। पर उनकी सरकार 405 एमपीज की सरकार उसमें चली गई थी, वो और बाबरी मस्जिद वाले इशू पे। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कांग्रेस की फिर से कि इन्वेंडो और गॉसिप और एलिगेशंस के दायरे में फंस के ये रह जाएं। इसीलिए जांच की भी मांग की गई है। अब एक्चुअली गवर्नमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास सच में कोई प्रूफ है कि नहीं। राइट मैं माजिद जी आपके पास आता हूं, लेकिन उसके पहले राकेश सिन्हा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बार बार हाथ रहा है। राकेश जी देखिए मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके राजनीतिक व्यवहार और उसके दर्शन से होता है। सोनिया जी का सिर्फ कांग्रेस के संदर्भ में ले लीजिए, राजीव गांधी के काल तक कांग्रेस के पास ऐसे 10 बड़े नेता थे जिनका वजूद था पार्टी के भीतर। वो पार्टी ठीक है, राजीव गांधी सुप्रीम थे, लेकिन पार्टी के भीतर वो सवाल करते थे, डिस्कशन होता था। सोनिया जी के पार्टी पर नियंत्रण होने के बाद एक तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का अपमान, सीताराम केसरी को कांग्रेस से बाहर करना, पूरी कांग्रेस को उन्होंने सभी बड़े नेताओं से अलग करके 10 जनपद तक सीमित कर दिया। एक पहला राजनीतिक दर्शन का यह दिखाई पड़ता है जिससे उनका मूल्यांकन होता है कि कितनी फर्क राजनीतिक। राकेश जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। राकेश जी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक कोई नहीं। एक मिनट रीटा जी, आप मोदी जी रीटा जी एक मिनट राकेश जी, कांग्रेस के नेताओं को जो सोनिया गांधी की लीडरशिप में काम कर रहे हैं उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन राकेश सिन्हा संघ के विचारक को उस पार्टी से, उस संगठन से दूर रहकर ये दिखाई दे रहा है कि सोनिया गांधी ने किसी और लीडरशिप को पैदा नहीं होने दिया। ये क्या बात हुई? अगर आपत्ति होगी तो कांग्रेस के नेताओं में को आवाज उठाएंगे, वो बोलेंगे।
मुझे तो याद है जितेंद्र प्रसाद ने सवाल खड़ा किया और जितेंद्र प्रसाद के बेटे को न सिर्फ टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, बल्कि उनको तो पार्टी में मंत्री बनाया आगे जाके। नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, लोकतंत्र में कौन नेता क्या करता है, कौन पार्टी क्या करती है, उससे उसके पार्टी के लोग कितने सहमत हैं, वो एक डायमेंशन है। लोकतंत्र में हमेशा तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन होता है, और हम उसी दायरे में, सिर्फ कांग्रेस नहीं सभी पार्टियों का अध्ययन होता है। उसमें मैंने कांग्रेस की एक स्थिति बताई। कांग्रेस के लोग दासत्व भाव में यदि सुखी हैं, इससे लोकतंत्र समृद्ध हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कांग्रेस की समृद्धि उसमें है जब वो लोकतांत्रिक बने। मैं सिर्फ इतना कहा कि सोनिया जी से पहले कांग्रेस की स्थिति, सोनिया जी के बाद के कांग्रेस की स्थिति में आप लोकतांत्रिक इंडेक्स को देखिए, लोकतंत्र के सूचकांक को देखिए। और एक छोटी बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो मैंने बात किया। देखिए, सिस्टर निवेदिता आई भारत, मैडम बेलाटेवेस्की भारत आई, ऐसे जॉर्ज ह्यूले इस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1888 में। इन सबको कभी नहीं कहना पड़ा कि भारत भूमि से मुझे प्यार है। देखिए, जो भावना होती है उसके लिए बार बार प्रदर्शन नहीं करना। सुमित जी, मैं बार बार नहीं कहूंगा, मैं आपका आदर करता हूं। पर राकेश जी ये तो हालात इस देश में मुझे लगता है कि बना दिए गए हैं। नेहरू गांधी परिवार 4 जनरेशन से आरएसएस को निशाना बनाए हुए हैं। ये आरएसएस उनको निशाना नहीं बना रहा है, वो अपने कारणों से उनका। रीता जी सुन लीजिए, रीता जी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस अपने कारणों से नीचे जा रही है, और सोनिया और नेहरू गांधी डायनेस्टी अपने कारणों से अपनी गिरावट कर रहा है। सुबह शाम राहुल गांधी उठते हैं, आरएसएस को गाली देते हैं, आरएसएस पर एक आरोप लगाते हैं, कभी से इसकी तुलना सिमी से करते हैं, कभी आईएसआईएस से तुलना करने वाले का समर्थन करते हैं। उन पर कौन उलाहना देगा? वो तो स्वयं अपने गिरावट के कारण बन रहे हैं। ठीक है, माजिद मेमन, आपने कहा आप लीगल फ्रेमवर्क पे बात, रीटा जी मैं मौका दूंगा, मैं जानता हूं आप क्या बोलने वाली हैं, लेकिन एक और एस्पेक्ट आ जाए। माजिद मेमन साहब, आपने कहा आप लीगल फॉलोआउट पे बात करना चाहते हैं इस पूरे केस के। आपको लगता है कि मुकदमा बनता है, सोनिया गांधी राहुल गांधी के जेल जाने के हालात बनते हैं इस पूरे ऑगस्टा मामले में? देखिए, मुझे थोड़ा सा आप समय एक बार दे दें ताकि मैं अपनी बात रख सकूं, क्योंकि बीच में इंटरप्शन से बात बनती नहीं जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ही राज्यसभा में, जिसका जिक्र आपने किया, लीडर ऑफ द हाउस अरुण जेटली साहब ने खड़े होकर ये कहा, जब कांग्रेस वालों ने आपत्ति ली कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भाषा में सोनिया जी का नाम डायरेक्ट लिया, जो उचित नहीं था। अरुण जी का ये कहना है कि इट वॉज अ पॉलिटिकल स्पीच, वी कैन नॉट गैग हिम, ही कैन स्पीक वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन द पॉलिटिकल स्पीच, इट इज नॉट इट आउटसाइड हाउस। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को इस बात का पता है कि सीबीआई उनके मातहत काम करती है, और ये इतना बहुचर्चित और गंभीर मामला अभी सीबीआई के जेर जाएगा, सीबीआई इसमें तफ्तीश करेगी। हमारी जो कानूनी एक प्रक्रिया है, उसके आधार पर दोषी कौन है, इसमें इन्वॉल्व कौन है, किसने कितना पैसा लिया, ये जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी एक निष्पक्ष तरीके से जांच करने के बाद। मैं ये कहूँगा कि ये जो फैसला आया है, चाहे किसी भी बड़े से बड़े देश का कितना ही गंभीर स्वरूप का फैसला क्यों ना हो, हम उससे बंधे नहीं हैं। इसलिए कि हमें खुद एक सॉवरेन कंट्री है, हमारा अपना रूल ऑफ लॉ है, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे अपने पिनल लॉज हैं। तो जब तक कि हम किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे छोटा सा चपरासी हो हमारे सरकार का, अगर उन पर किसी किस्म का आरोप लगा है तो उन्हें हमारे कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेट करना होगा, ट्राई करना होगा, और उसके बाद उसको मौका दिया जाएगा बचाव का, फिर कहा जा सकता है कि वो दोषी है। अब ये चुनावी प्रक्रिया में आप कहें कि इटली में कौन रहता है, इटली में किसके रिश्तेदार हैं, किसने इटली में पैसे लिए, और ये कहने से सीबीआई को क्या मैसेज गया है? अवस्थी जी, मुझे बहुत दुख होता है, मैं प्रधानमंत्री का आदर करते हुए कहूंगा कि एक लीगल क्रिमिनल लॉ को जानने वाले व्यक्ति की हैसियत से यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू सीबीआई, इन्वॉल्व हर, इम्प्लीकेट हर, इफ दिस इज व्हाट इज द मैसेज। ये बड़ी दुख की बात है। अभी लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। अब चुनाव के नतीजे बहरहाल 19 को आएगी, कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी, ये वो राजनीति है, लेकिन जहां तक के लीगल इम्पार्शलिटी एंड सेंस ऑफ जस्टिस इज कंसर्न, वहां जाहिर है कि नुकसान हो रहा है अगर इस तरह का प्रचार किया जाए। हाँ, प्रधानमंत्री जी अपने प्रचार के भाषण में अगर ये कहते कि निष्पक्ष तरीके से जांच करवाना मेरी जिम्मेदारी है, और इसमें जो भी गुनहगार ठहरेगा उसके साथ कड़ी से कड़ी उसको सख्त सजा दिलवाने के लिए सरकार बंधी हुई है, चाहे वो हमारा ही आदमी। जवाब दीजिए। ये होना चाहिए था, बजाय इसके आपने सोनिया गांधी को इंपॉर्टेंट बात की मोस्ट अनफेयर। सुमित जी, जो बात कही जा रही है वह कितनी हास्यास्पद नजर आ रही है। सुमित जी, ये वो लोग हैं
जिनके 60 सांसदों ने अमेरिकी सीनेट को लिख के दिया था मोदी जी को वीजा ना दो, और वो आज इटली के कोर्ट के जजमेंट में जो उल्लेख आया है उसका उल्लेख करने पे आपत्ति कर रहे हैं। अब देखिए कितनी जल्दी आदमी के तर्क और आधार बदल जाते हैं। अब आइए मैं इसके भावनात्मक प्रश्न का भी उत्तर देता हूं। कहा जाता कि भाई सोनिया जी तो बहू हो गई, और भारतीय परंपरा में जो बहू हो जाती है वो उसी परिवार की परंपरा के साथ समाहित हो जाती है जिसकी वो बहू हुई। मगर यही कांग्रेस पार्टी श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में वो परंपरा बदल जाती है। वहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी का नेहरू की बेटी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिरोज गांधी की पत्नी होना नहीं। मगर श्रीमती सोनिया गांधी के संदर्भ में स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी होना इंपॉर्टेंट था। तो पहले कांग्रेस ये तय कर ले ये बहू बेटी सिंड्रोम में जो कॉन्ट्रडिक्शन है उनका, वो किस परंपरा को मानते हैं। यदि आप इसको मानते हैं तो इंदिरा गांधी के बारे में क्या था। और अभी रोहित वेमुला के केस में जब ये स्पष्ट है कि रोहित वेमुला के पिता एससी नहीं थे, तो राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे दलित से अत्याचार, क्योंकि उसकी मां दलित थी। भाई अगर यह तर्क माना जाए रीता जी, तो श्री राहुल गांधी रोमन कैथोलिक हो गए। तो कांग्रेस के स्वयं के भावनात्मक तर्कों में भी इतने विरोधाभास और इतने अंतर्द्वंद हैं कि हम उसका बखान नहीं कर रीटा जी जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं नवल शर्मा आपके पास। रीटा जी देखिए, जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा वो सिद्ध हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी सरकार के संदर्भ में, उसके उपलब्धियों के संदर्भ में बोलने के लिए कुछ नहीं है। और वो जानते हैं कि इस देश में कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। वो ये जानते हैं कि सोनिया गांधी जी सबसे सम्मानित नेताओं में हैं। आज अगर आप हिंदुस्तान की महिलाओं से, पुरुषों से, गरीबों से पूछे तो सोनिया गांधी का नाम बहुत आगे आता है। तो ये सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, अपना कुछ है नहीं। इनकी छोटी मानसिकता देखिए, कहाँ तक जाके ये बात करते हैं। सुधांशु जी, मुझे शर्म आ रही है कि मुझे आपकी बातें सुननी पड़ रही हैं। मैं आपके इस एक भी बात का तर्क का जवाब नहीं दूंगी। इतना कहूंगी कि जहां आपकी पार्टी या हिंदू महासभा आरएसएस का इस देश के ना तो आजादी में ना ही इसके विकास में कोई योगदान रीता था। जी तर्क और संगत आज जवाब आप लोग दीजिए। बोल रहे हैं इंदिरा जी के आप बारे में कांग्रेस तर्क दूसरा, पार्टी सोनिया जी के बारे में तर्क दूसरा, ऐसा कैसे? सोनिया गांधी जी का खानदान, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव जी, आपको तो कोई चेहरा ही नहीं है उनके बारे में बात करने के लिए। राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, देश के लिए काम कर। सोनिया गांधी के लिए मैं कहती हूँ आपसे, और सुनिए राष्ट्र अनहित हो रीता जी, ये सोनिया गांधी ये कभी सोनिया सोच जी ही के नहीं विदेशी सकती। मूल का मुद्दा हमने और नहीं जितना मोदी जी, पहले आप मोदी जी के सर्टिफिकेट की बात कर लीजिए, वो बीए पास हैं कि एमए पास है, पहले ये बता दीजिए देश को। उसके बाद आप सोनिया गांधी के मोरालिटी पे बात कीजिएगा। सोनिया गांधी इस देश की नेता हैं, कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं। महिलाएं उनको शान लेकिन से रीटा जी, एक महिला नेत्री के ठीक रूप है। में देखती हैं। और अगर आप चाहें कि मैं लीनियज पे आपसे बात करूं, आई विल नॉट स्टूप सो लो। उस लेवल पे मैं आके बात नहीं करूंगी। और मैं आपसे इतना ही कहूंगी, सोनिया जी, लेकिन सोनिया अभी भी जी, मैंने देखिएगा, कोई लो लेवल डिस्लॉज की बात करेंगी। नहीं कही है रीता जी। बीजेपी एक को फैक्ट डिस्लॉज सामने करेंगी रखे हैं, यूपी से। नवल शर्मा, उसका फैक्चुअल जवाब नवल आप शर्मा, चुनाव देकर आप बिहार जाते हैं, मैं आऊंगा। रीटा जी मैं आता हूं। नवल शर्मा भी मेरे साथ है, काफी देर साथ रहा। नवल शर्मा, सोनिया गांधी को इमोशनल अपील क्यों करना पड़ा, मुझे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। सोनिया गांधी भी तो कह सकती है कि हमारे जांच के लिए तैयार है। सोनिया गांधी को ये याद क्यों दिलाना पड़ा कि मैं 48 साल से इस देश में रह रही हूं, बताइए। बस मैं एक मिनट समय आपका लूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता बार बार तथ्यात्मक जवाब चाह रहे थे कि मुझे तथ्यात्मक जवाब चाहिए। पहला तथ्य है कि अगर आप सोनिया गांधी के विदेशी मूल का परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले इस बात का भी परीक्षण होना चाहिए कि आरएसएस वाले और बीजेपी वाले देशी हैं या विदेशी हैं, क्योंकि इतिहास यह बताता है कि भारतीयता की जो परिभाषा है, भारत राष्ट्र की जो परिभाषा है, उसके लिए आप विदेशी आक्रमणकारियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। दूसरी बात यह कि सोनिया गांधी के बारे में अगर सवाल पूछा जाता है तो मैं आपको पीछे ले चलता हूं। 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आरएसएस ने अफवाह फैला दिया था कि 2004 के चुनाव के बाद तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए ललायत थी, लेकिन अब्दुल कलाम तैयार नहीं हुए। ये तो धन्य हो अब्दुल कलाम साहब का, जिन्होंने अपनी किताब टर्निंग पॉइंट लिखी और टर्निंग पॉइंट में बीजेपी की पोल पट्टी खोल दी और साफ साफ लिख दिया कि मुझे आश्चर्य हुआ जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा
क्योंकि मैं तो सोनिया जी को शपथ सुमित जी, दिलाने के जी, राकेश जी, लिए तैयार सुमित जी, बैठा छोटा सा intervention। या मेरी बात खत्म नहीं हुई एक है। छोटा सा मेरी बात intervention, खत्म सुमित नहीं जी। आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, फिर आऊंगा मैं आपके पास। 77 सुमित जी, में मैं 10 आ रहा- सेकंड का एक intervention मैं मैं छोड़ कर रहा दूं। हूं आपको। 77 में 77 ये में मैं बहुत- किसी बहुत का गलत मैं बोल किसी रहे हैं। इंटरवेंशन मैं नहीं 10 करता हूं। सेकंड का intervention कर दूं। काइंडली मेरी बातों को सुनना पड़ेगा आपको। 77 अरे में आप- इंदिरा आप- गांधी आपके- जब आपके चुनाव debate हार को ही गई आगे बढ़ा रहा हूं। तो आपकी बात आरएसएस का- के आपके- लोगों ने, आपका- अरे सुनिए जनाब, अरे आपको अरे कुछ याद सुना दिलाने कीजिए के लिए मैं थोड़ा, कर रहा हूं। संघ विचारक महोदय सुना कीजिए। अरे जॉर्ज फर्नांडिस मैं ने आप ही की जानकारी के लिए बता दूं ने थोड़ा। यह आरोप लगाया था। 77 में जॉर्ज फर्नांडिस तब जेडीयू के 77 नेता में थे। आपने क्या अफवाह उड़ाया? आप जॉर्ज फर्नांडिस की निंदा 77 कीजिए। में आपने कल अफवाह तक उड़ा जॉर्ज दिया कि आप नहीं, आरएसएस पर मत 77 में आपने ये अफवाह उड़ाया आरोप जॉर्ज कि फर्नांडिस इंदिरा ने गांधी जेडीयू चुनाव की जनता दल हारेंगी के तो नेता सोनिया के गांधी रूप में विदेश सोनिया भाग गांधी जाएंगी। पर आरोप तो लगाया था कि आप लोग प्रधानमंत्री बराबर बनना आरोप चाहती थी। लगाते रहे हैं। और फिर राष्ट्रपति राकेश जी, एक-एक करके नहीं, बात मैं आपको करिए। बोलने नहीं दूंगा। ने ऐसा नहीं एक-एक होने करके दिया। बात करिए। मैं आपकी बात को बोलने नहीं दूंगा। आश्चर्य फिर है कि आप राकेश जी, अपना मैं क्या आपको बोल बोलने रहे नहीं हैं। दूंगा। सुमित जी, कृपया मछली सुमित जी, बाजार मैं मत दो बातें बनाएं। कर रहा हूं। राकेश जी, राकेश जी। मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। राकेश जी, नवल जी, एक मिनट। आपको राकेश मैं बोलने नहीं जी, दूंगा। जॉर्ज राकेश जी। फर्नांडिस उस वक्त में आप ही के साथ थे। इतिहास की गलत व्याख्या कर जॉर्ज रहे हैं। फर्नांडिस 1917 आप ही के साथ में थे। एनी बेसेंट भारत अगर में जॉर्ज आई। फर्नांडिस ऐसा 25 कहा था तो। अरे थोड़ा समय दीजिए ना, आप थोड़ा समय देखने का दीजिए। कारण ये मैं संघ समझ रहा विचारक हूं। महोदय को मैं देख रहा हूँ। जॉर्ज ये फर्नांडिस बार साहब बार की आप इतिहास की आलोचना गलत करने व्याख्या के करते तैयार हैं हैं। क्या? ये बार जॉर्ज बार फर्नांडिस इतिहास साहब की को गलत सॉल्व व्याख्या कर रहे हैं करते क्या? हैं। ये और संघीय दूसरा इतिहास माजिद- पढ़ाते हैं। सुमित जी, ये सुमित संघीय जी, इतिहास आप इनसे देश को पूछिए पढ़ा जॉर्ज रहे साहब हैं। का सवाल। इतिहास की इस विकृत देश व्याख्या, का इतिहास की की तो गलत दोनों व्याख्या आप तस्वीरें करते नहीं हैं। पढ़नी चाहिए क्या? सुमित जी, मुझे समय देना एक ही पड़ेगा। तस्वीर देखनी नहीं, चाहिए। राकेश जी, अरे उद्वेलित थोड़ी मत सी होइए। political history अरे की आप शांत जानकारी विचारक रखनी व्यक्ति चाहिए। हैं, शांत रहिए। राजनीतिक इतिहास थोड़ा की सुनिए। जानकारी रखनी भाई हम चाहिए। ज्ञानी हैं। तात्कालिक अरे हम करके ज्ञानी हैं बात भाई। नहीं होना सबसे चाहिए बड़े कि ज्ञानी आप लोग इतिहास को हम भूल हैं। जाएं। सारे ज्ञान का ठिका आप कितने आरएसएस और तात्कालिक हो बीजेपी गए के कि पास अपने राकेश है। जी, नेता को भूल हे रहे हैं। ज्ञानी अपने राकेश जी, महोदय, मैं आपको मौका दूंगा। हे ज्ञानी महोदय, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ज्ञानी महोदय, मेरी बातों को सुनिए। आप तो परम ज्ञानी नवल जी, हैं, कंप्लीट बाकी करिए सारे अपनी लोग बात। तो मूर्ख हैं और निरक्षर हैं। ज्ञानी महोदय, मेरी बातों को सुनिए। ये आप ही लोग थे जिसने 77 में अफवाह उड़ाया था कि अगर इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएंगी तो सोनिया गांधी इटली भाग जाएंगी। आप जवाब दें कि राजीव गांधी के मरने के बाद सोनिया गांधी का भारत में रहने का क्या तुक था? सोनिया गांधी इसी देश में सुहागन बनी, इसी देश में मां बनी, इसी देश में विधवा बनी, पूरे देश ने देखा। और आपकी जो विचारधारा है, आपकी ठीक है। विचारधारा देश ठीक है। तोड़ने वाली जवाब विचारधारा लेते हैं, है। जवाब लेते और हैं। भारत राष्ट्र की नवल बात शर्मा करते हैं। जवाब लेते हैं। बस नवल मैं शर्मा, एक नवल सवाल शर्मा बस अब जवाब लेते हैं। राकेश सिन्हा, मैं जवाब दे राकेश सिन्हा, सुधांशु जी माता हूं, राकेश सिन्हा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए 3 महीने की हाँ मैं जवाब दे रहा हूं। 3 महीने की दोस्ती इतनी नहीं होनी चाहिए कि 30 साल की विरासत अरे को दोस्ती खो दें। दुश्मनी नहीं है। 77 में इतिहास सोशलिस्ट के जनसंघ साथ सभा न्याय एक है। होकर आप हमेशा इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं। अब आप तिलमिलाए, अब आप जवाब सुन लीजिए ना। नहीं, मैंने हम आपको सुन कभी लिया। तिलमिलाते नहीं हैं। 77 में सोशलिस्ट हम बड़े जनसंघ शांत सभा स्वभाव एक के होकर व्यक्ति चुनाव हैं। लड़े तिलमिला थे। तो आप रहे थे। सोशलिस्ट जनसंघ और अब आप सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए, आपने मुझे महाज्ञानी कहा, मैं महाज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इतिहास बता दूं। मधु लिमय जी का यह आरोप था कि सोनिया जी चली जाएंगी। पहले मधु लिमय आप जी संघ का इतिहास बताएंगे आरएसएस और मैं भारत का इतिहास बताऊंगा। यही जॉर्ज अंतर है। साहब आप संघ का इतिहास बताएंगे, अरे सुन मैं लीजिए तो। भारत का इतिहास अब लीजिए, बताऊंगा। आप भारत के इतिहास अरे की भाई। विकृत व्याख्या करते हैं। आप विकृत व्याख्या करते हैं क्योंकि आप संघीय इतिहासकार हैं, आप संघीय विचारक हैं। इसलिए संघ के सारे कुकृत्यों नवल को जी, पर्दा डालना नवल ये जी, आपकी नवल जी, जिम्मेदारी आप बन धैर्य जाती है। रखिए ना। हो गया नवल जी, धैर्य रखिए ना। हो गया धैर्य रखिए। अरे हो गया अरे धैर्य रखिए। अरे राकेश अरे जी, आप क्यों इतना राकेश, परेशान हो रहे हैं भाई? राकेश, आप पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है। राकेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। राकेश जी, मधु लिमय साहब राकेश संघ जी, के बहुत आलोचक राकेश जी, थे, आप मैंने अपनी उनको बात कोट पूरी किया। करिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी एक सुन बार मैं- लीजिए। सुमित जी, पहले पूरा आप कर ही लो। की बात है, उसी सुमित बात जी, पे पहले कह रहा पूरा कर लो। हूँ। एक मधु मिनट, लिमय एक और मिनट, जॉर्ज एक फर्नांडिस, ये एक दो मिनट, लोग अगर नाम आप ले दूसरा- रहे हैं और ये दोनों लोग आप ही के साथ ही रहे, आप लोगों के साथ रहे राकेश जी। और जब आपके मैं साथ ये रहे कहना चाहता तब हूं आपने कभी नहीं कहा मैं कि ये ये अफवाह दो- फैला रहे थे, तब आप इनकी बातों को आगे बढ़ा रहे थे। यही तो कह रहे हैं नवल शर्मा। और आगे मैं एक और बात कह दूं, इनको कह दूं। एक माजिद मेनन साहब आज बोल रहे थे, अरे एनसीपी का तो जन्म ही इसी बात पर हुआ, विदेशी नागरिकता के सवाल पर। सोनिया जी विदेशी नागरिक हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रही थी और शरद पवार जी ने रिवोल्ट किया। विदेशी ठीक है,
लेकिन नागरिकता का उसके सवाल बाद कोई शरद पवार RSS जी ने बीजेपी का सवाल यूपीए नहीं के है। साथ ये मिलकर देश का सरकार एक भी बुनियादी चलाई। प्रश्न है कि तो वो बात तो विदेशी खत्म हो गई। विदेशी मूल का उन्हीं व्यक्ति शरद देश पवार के जी ने अपनी हाईएस्ट गलती भी पोजीशन पर मानी। जाए या ना जाए, और यह गलती एक मानकर बुनियादी सवाल है सोनिया जो जी कल के भी था, नेतृत्व आज भी में है और आगे भी यूपीए की रहेगा। सरकार बनाई। जेडीयू से मुकरना चाहती है, एनसीपी से मुकरना चाहती है, तो स्वागत माजिद है। मेमन, आज जेडीयू के माजिद साहब। प्रवक्ता लग रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए हैं। अरे तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, मैं भारतीय इतिहास माजिद का मेमन। प्रवक्ता हूँ।
मैं भारतीय इतिहास का प्रवक्ता हूँ, आप इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं। और मैं एनसीपी का नाम आया, नवल शर्मा जी, नवल जी मैंने माजिद जी का नाम लिया, नवल जी मैंने माजिद जी का नाम लिया। आप तो राकेश जी, राकेश जी, नवल जी प्लीज, क्या है माजिद मेमन ऑन द स्क्रीन, क्या है माजिद राकेश जी को, राकेश जी को थोड़ा सा मैं राकेश जी मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूं आपको। 1999 में शरद पवार जी ने सोनिया गांधी के फॉरेन नेशनल होने के कारण कांग्रेस छोड़कर एनसीपी बनाई, ये बात सही है। लेकिन उसके कुछ वर्षों में शरद पवार जी ने सोनिया गांधी का कार्य देखा, सोनिया गांधी का बैकग्राउंड पर देखा। 2004 में वो यूपीए की सरकार में शामिल हुए, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए जो बनी उसमें 10 साल उन्होंने काम किया, और वो तब से ये कहते चले आए हैं कि ये एक ऐसी महिला है जिसके विरोध में हम फॉरेन नेशनल की बात अब नहीं कर सकते, वो खत्म कर देनी। वो आप 2016 में ये बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। हम लोग इतिहास की बातें आप कर रहे हैं, तो इतिहास के गड़े मुर्दे बड़े उखाड़ रहे हैं, आगे की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आऊंगा निस्तुला। सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, निस्तुला में। देखिए, माजिद मेमन साहब ने जो बोला और नवल शर्मा जी भी बहुत ही आवेश में बोलते चले गए, तथ्यों की अनदेखी हो गई। माजिद साहब ने ये तो बोला कि नेशनलिस्ट पार्टी हमने बनाई थी, उसके बाद गठबंधन किया, मगर मैं विनम्रता से पूछता हूं, आपके पार्टी के संविधान में आज भी ये लिखा है कि नहीं कि विदेशी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए प्रधानमंत्री? इसी आधार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी है। 1999 का संविधान और 2016 का एनसीपी का संविधान यथावत है कि नहीं? 2004 और 2009 में अब आप आइए दूसरी बात पे, सुषमा इससे स्वराज यह भी बात सिद्ध होती है। आपको जला देने की मैंने बड़ी शांति से बात सुनी, मैंने किसी की बात में हस्तक्षेप नहीं किया। देखिए, सिद्धांत जो राकेश सिन्हा जी ने कहा, देशी विदेशी का मुद्दा हमने नहीं उठाया था, ये कांग्रेस के अंदर से उठा था, शरद पवार और तारिक अनवर जैसे नेताओं ने उठाकर ये सारा का सारा बात बनाई थी। दूसरी बात, आपको एक और बात कहूंगा कि 2004 का तो उल्लेख किया नवल शर्मा जी ने, वो आप अप्रैल 1999 क्यों भूल गए, जब भाजपा की एक वोट से सरकार गिरी थी? श्रीमती सोनिया गांधी जी हाथ में पत्र लेकर गई थी और पूरे देश ने देखा था। उन्होंने कहा था, वी आर हैविंग 272 एंड गोइंग टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट। मुलायम सिंह अपने 20 सांसदों के साथ बाद में पीछे हट गए थे, तो भाई उस समय तो कोई त्याग नहीं था, सीधे 272 लेकर सरकार बनाने की बात थी। तीसरी बात, उन्होंने संघ इतिहास बहुत कुछ बोला, संघ पे अपना विचार आप रखिए, हम अपना विचार रखते हैं। महात्मा गांधी से बड़ा तो भारत और भारतीयता का प्रतीक कोई नहीं। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। महात्मा गांधी का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी के अंतिम वाक्य क्या थे? हे राम। मगर सोनिया जी के प्रभाव में आने के बाद राम सेतु के मुद्दे पर इस कांग्रेस ने कहा राम तो थे ही नहीं, ये तो झूठा और काल्पनिक चरित्र है। यह होता है राम राज्य गांधी का छोड़ा और रोम राज्य का प्रभाव आया। नवल जी, भारत की भारतीयता रोम राज्य में नहीं थी, वो महात्मा गांधी के राम राज्य में थी, जिसे आज जी रहा है तो सिर्फ संघ जी रहा है, और आप सब ने छोड़ दिया। आपको तो राम के नाम से एलर्जी हो गई। नवल शर्मा। सुमित जी, ये आप हैं, ये बीजेपी है जिसने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। राम के व्यापारी राम की परिभाषा समझाएंगे? राम के व्यापारी, गंगा के व्यापारी देश को राम की परिभाषा समझाने चले हैं। धिक्कार है आपकी राजनीति पर। आज तक कभी किसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का व्यापार नहीं किया। ये इकलौते आप हैं, ये अनोखे आप हैं। और आप गांधी की चर्चा, गांधी के नाम का उच्चारण आपके मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ये आप हैं जिसने गांधी को मारा, गांधी की आत्मा को मारा। मैं तथ्य पर आ जो रहा मैंने हूं, 4 फैक्ट बनाए उसका जवाब दीजिए एक ना। तथ्यात्मक जवाब है। नहीं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आज भी वही संविधान विदेशी मूल का सवाल उठाते हैं। सोनिया गांधी ने 1999 में दावा किया, जब महात्मा गांधी के राम शब्द को आपने छोड़ दिया। बोलिए ना, आपकी सरकार है। अरे सुनिए भाई साहब, आपकी सरकार है, संविधान में संशोधन लाइए ना। पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी है, संविधान में अमेंडमेंट करके बोल दीजिए कि कोई भी विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये आपके हाथ में है। ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सरकार तो आपकी चल रही है। दूसरी बात, दूसरा और सबसे बड़ा सवाल कि विदेशी मूल का सवाल उठाने के पहले ये जवाब दो कि जब पूरा देश विदेशियों को भगाने के लिए
आंदोलन कर रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहा अमर था, शर्मा। आप क्या कर रहे थे? हिंदू महासभा क्या कर वही रही थी? बातें रिपीट हो रही हैं। RSS क्या कर निस्तुला, रही थी? निस्तुला, जवाब दीजिए। निस्तुला, डबल स्टैंडर्ड, इस- डबल स्टैंडर्ड, निस्तुला, डबल स्टैंडर्ड आपका है। जी, जी, और आपके सुमित, डबल आप कुछ मुझे बोलना ये चाहते कहना हैं? है जी। कि महात्मा गांधी राम राज ये सारी चीजें अभी प्रासंगिक अरे भाई नहीं नवल है। शर्मा जी से सोनिया पूछिए, गांधी बांग्लादेशी ने इतना घुसपैठी है जो आज emotional भाषण प्रत्यक्ष क्यों विदेशी दिया? है, उन पे क्योंकि इनका जब क्या से- स्टैंड है? इतिहास जब छोड़िए, से- आज बोलिए। जब से बांग्लादेशी 45 घुसपैठी सीटें रहना कम चाहिए होती कि आई नहीं? हैं, जी निस्तुला, तब निस्तुला से जो सवालों का जवाब मेरे बीजेपी पास को है। एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पोजीशन मिली है, उससे एक फियर ऑफ एनिहिलेशन हर ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी को है। और कांग्रेस ये फील कर रही है, ग्राउंड पे फील कर रही है कि उनकी जमीन खिसक रही है। और अगर अगुस्ता वेस्टलैंड के इन्वेस्टिगेशन तो अपनी स्पीड पे ही चलेंगे, लेकिन बार बार इस इशू को Perception. रेस करना और एलिगेशंस लगाना, उससे अगर कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की साख पर धब्बा लगेगा तो और तकलीफ होगी। सो उसको लेके उनको थोड़ा अपना डिफेंसिव एक्शन लेना था, इसीलिए उन्होंने ये स्पीच दी है। निस्तुला, तो भारत के ये लोगों ने स्पीच उनको आपके हिसाब से डिफेंसिव बार-बार एक्शन था वोट किया है या मुझे काउंटर नहीं लगता अटैक कि था? भारत के लोगों को कोई कंफ्यूजन है उनके बारे में। निस्तुला, ये डिफेंसिव एक्शन था या काउंटर अटैक था ये पीएम के ऊपर? डिफेंसिव अटैक था। डिफेंसिव अटैक था। This was a defensive, no, this was a defensive attack. Yes, because the first attack came from BJP रीटा जी on Augusta. देखिए प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो प्रधानमंत्री हैं और उनके मुंह से क्या शब्द होने चाहिए, कैसे एक जन संवाद होना चाहिए, उसका स्तर क्या होना चाहिए, वो भूल गए। ये और इनके मंत्री कभी सोनिया जी के नस्ल का विषय उठाते हैं, कभी उनके बच्चों के ऊपर प्रहार करते हैं और अब सोनिया जी के विदेशी मूल को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है, वो आघात महसूस कर रही हैं। आप कहते हैं डिफेंसिव नहीं। सोनिया गांधी, मेरी बात प्लीज हो जाने दीजिए। सोनिया गांधी जी आहत महसूस की हैं, ये उनका दर्द है जो निकल कर आया है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें अगर मोदी जी का इस तरह का भाषण अगर नहीं आता, आहत तो महसूस शायद वो ये की है, बोलते भी ना। उनका दर्द लेकिन निकल कर बात-बात सामने का आया I है। didn't say that. I said नहीं, जो मैंने कहा लेकिन- उनको बोलना है। नो और मैंने वो दूसरी नहीं बात, कहा और था। दूसरी मैंने बात। ये कहा है कि देयर इज बीन एन अटेम्प्ट, देयर इज अ पॉलिटिकल अटेम्प्ट कि गांधी परिवार को अटैक करना है क्योंकि उनकी लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करना है। 3 साल बचे हैं 2019 के चुनाव के लिए और कांग्रेस और बीजेपी ही दो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी। तो जब तक दूसरी पार्टी का लीडरशिप डिस्क्रेडिट नहीं होगा, इलेक्शन में आप कैसे जाएंगे? मैं निस्तुला इसको आगे ले ये जाता हूँ। जो समय काम इस्तेमाल किया जा जो रहा है। काम BJP जो काम कांग्रेस ने यूपीए के शासन में नरेंद्र मोदी के साथ किया गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, क्या वही चीज अब बीजेपी पे बैक कर रही है? जी बिल्कुल। बीजेपी पे बैक कर रही है सीनियर लीडरशिप पर अटैक करके, डायरेक्ट अटैक। देखिए इस ऑल आउट वॉर। आप ये बात देखिए वी आर द 16th लोकसभा मोदी जी पहले भी करते थे। 16वीं लोकसभा जो है एकदम ऐतिहासिक लोकसभा है जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और कांग्रेस जैसी पार्टी डबल फिगर्स में आई है। बिल्कुल। वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट। सो देयर इज अ फियर ऑफ एनिहिलेशन, देयर इज अ फियर ऑफ पॉलिटिकल एनिहिलेशन दैट इज हैंगिंग इन द एयर। आप ये जो ऑपोजिशनल यूनिटी देख रहे हैं, लालू जी नीतीश जी का अलायंस, मोदी जी ने गुजरात बिल्कुल इससे बिल्कुल, पहले बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं। रीटा जी अब आप जवाब दीजिए। रीटा जी कंप्लीट योर सेंटेंस, फिर आता हूं। देखिए मोदी जी ने पहली बार नहीं, गुजरात के अपने विधानसभा के चुनाव में भी के दौरान भी सोनिया जी पे, राहुल जी पे, प्रियंका जी पे, उनके खानदान पे बहुत अप्रिय टिप्पणियां की थी। ये पुराना उनका रवैया चल रहा है। उनको ये समझ में आता है कि मैं कुछ करूं ना करूं, मेरी पार्टी कुछ करे ना करे, कांग्रेस को अटैक करते रहो, इसके लीडरशिप को अटैक करो और जिस परिवार ने सबसे ज्यादा आहुतियां दी हैं उसको डिमोलिश करो। तो सोनिया जी ये हमेशा चला है, उन्होंने हमेशा बोला आप उठा के देख लीजिए, नस्लीय बात कही है, परिवार पे बात कही है और सोनिया जी पे तो बहुत अटैक हुए हैं, यहाँ तक कि सर मुड़ा देने की धमकी सुषमा स्वराज जी ने दे दी थी। दोनों तरफ से हुआ रीटा जी। आपको भी याद नहीं है शायद सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था गुजरात विधानसभा के एक चुनावों में, चुनावी रैली में। तो ये दोनों तरफ से हुए। जब हम सिलेक्टिव व्यूइंग करते हैं, हम सिलेक्टिव, हमको वही चीजें याद रहती है जो हम याद रखना चाहते हैं। ये हमारा काम है, हम आपको याद दिलाएं।
दोनों पक्षों को। सोनिया जी ने अगर एक बार कहा है तो उनको 100 बार सुनाया गया है। सोनिया जी हमेशा सैद्धांतिक बात करती, पार्टी की बात करती हैं, आरएसएस की बात करती है, क्यों नहीं करेंगी? सैद्धांतिक रूप से तो हम बोलेंगे जरूर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी बार बार कि सोनिया जी आहत महसूस की हैं। उनकी श्रद्धा इस देश के साथ कोई राजनीति वो नहीं करती। सोनिया जी पे सुधांशु जी जवाब देंगे, लेकिन आप मुझे बताइए रीटा जी, सोनिया जी ने 2004 में प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं ली, इसको कोई इस इतिहास को कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने अपनी पसंद से मनमोहन सिंह को बनाया, मेजॉरिटी क्योंकि उनके पास थी, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अगर सोनिया जी का नाम किसी घोटाले के इन्वेस्टिगेशन में आता है तो क्या उनकी जांच नहीं हो? सिर्फ इसलिए बख्श दिया जाए कि वो 2004 में उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, या वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? पब्लिक में नहीं, ये बात दूसरी है। देखिए, दूसरी है, ये विदेशी मूल पे मैंने बातें कही हैं। जहां तक देश का कानून है उसका सम्मान सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी पूरा देश करता है। कानूनी प्रक्रिया चलाइए, तेज करिए, आप अपनी इंक्वायरी पूरी करिए, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए ऑल पार्टी, उसको जांच कर लीजिए। सब चीज के लिए तो कांग्रेस तैयार है। माजिद साहब, लेकिन अगर आप रोज पब्लिक मीटिंग में खड़े होकर कहेंगे कि ये मुजरिम है, कैसे कह सकते हैं आप प्रधानमंत्री? देखिए, चुनावी रैलियों में किस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है, मैंने भी पिछले 20 साल के करियर में बहुत से चुनाव और बहुत सी चुनावी रैलियां देखी हैं। लेकिन माजिद जी, देश का कानून काम करे। माजिद जी, क्या क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अगर उनका नाम, जो बात बीजेपी कह रही है, आपको लगता हो सकता है कि ये लगे कि ये मेरी भाषा है, लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि रिश्वत देने वाले पकड़े गए, रिश्वत लेने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, अपने पीनल कोड के हिसाब से हिंदुस्तान में अगर जांच हो, तो क्या सोनिया गांधी को सिर्फ इसलिए बख्श दिया जाए कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका नाम अलग कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन से? माजिद जी, नहीं सुमित जी, जरा एक मिनट सुमित जी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने ऐसी बात कही हो कि सोनिया जी कानून से परे है या उसके ऊपर है। किसी ने भी ऐसी बात नहीं की। मगर इतना है कि विच हंटिंग या प्रीएम्प्टिंग समथिंग, जैसा कि अभी मोदी जी ने तो घोषणा ही कर दी चुनाव में कि भाई पैसा उन्होंने ले लिया है। ये चीजें जो हैं, एक निष्पक्ष तरीके से अगर जांच होती है तो देश का कोई भी व्यक्ति, मनमोहन सिंह जी के बारे में ये 2G में उनका नाम लिया गया या इसमें कहा गया, कोल में उनका नाम लिया गया, वो क्लियर कर दिया गया। सोनिया जी भी कानून से परे नहीं है। वो अध्यक्षा हैं या महिला हैं या उन्होंने कुर्बानी दी थी 2004 की, दीज आर नॉट द कंसिडरेशंस एट ऑल। शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शी इज सब्जेक्ट टू सेम लॉ which is applicable to नरेंद्र मोदी और बीजेपी। सुधांशु जी, इस बात का जवाब दीजिए कि ये पब्लिक रैली में खड़ा होके इशारा देना सीबीआई को कि क्या करना है एक प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या ये विच हंटिंग नहीं है, जो बात माजिद मेमन ने कही? निस्तुला में आता हूं, सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देने दीजिए। मैं ये कहूंगा कि जो लोग विच हंटिंग का आरोप लगा रहे हैं, मैं उसमें संशोधन करना चाहूंगा। अभी तक गांधी परिवार पर जो भी आरोप लगे हैं उसमें से एक भी किसी सरकारी एजेंसी द्वारा नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में वो मुचलके पे हैं तो वह न्यायालय ने निर्धारित किया है। अगस्ता वेस्टलैंड में विषय आया है तो इटली के न्यायालय से आया है। यदि इशरत जहां समझौता एक्सप्रेस में उनकी पोल खुली है तो एफबीआई के थ्रू खुली है, या मुंबई उच्च न्यायालय में जो प्रोसीडिंग में डेविड कोलमैन हेडली का बयान आया उससे खुला है। भाई हर जगह तो आप न्यायिक प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से एक्सपोज हो रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। यह बात सरासर गलत है और बिल्कुल ही तथ्यों से विपरीत नजर आ रही है। सुधांशु जी, दूसरी बात, अगर सोनिया जी ने गलत काम किया तो प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली का इस्तेमाल क्यों किया? प्रधानमंत्री ने संसद में क्यों नहीं बोला जब दोनों हाउस में डिबेट हुआ? अरे भाई, वहां मोदी जी ने क्या बोला है? मोदी जी ने कहा इटली की अदालत ने कहा है कि पैसा खाया गया। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम कह रहे हैं। ये तो भाई एक तथ्य है जो उन्होंने सामने रखा। दूसरी बात, ये व्यक्तिगत आरोप लगाने की जो आपने बात कही है सुमित जी, इसकी शुरुआत होती है भारत की राजनीति में गुजरात 2007 का चुनाव, जब श्रीमती सोनिया गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर कहा। राहुल गांधी जी ने उस इमरान मसूद को, जिसने कहा मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे, अगले दिन चुनाव प्रचार में गए। इनके बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों ने चाय वाला बोला, गंगू तेली बोला, यमराज बोला, लहू पुरुष बोला। ये सब बोलने वाले आपके कैबिनेट
कैबिनेट मंत्री थे। अपने तो पार्टी के बयानों को देखिए, महिलाओं के ऊपर व्यक्तिगत कितने गंदे आक्षेप बयान। लगाने नवल की शर्मा आप जवाब कितना देंगे, मुस्कुरा रहे हैं। महिला नवल शर्मा, विरोधी है। लास्ट 1 मिनट, नवल शर्मा। मानसिकता महिला विरोधी है। जी जी मुझे ये जो मैंने आपके बयान कोट किए ना, गुलाम नबी आजाद, मणिशंकर अय्यर, ये सब आपके सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स के बयान है। मुझे लगता है कि सुधांशु जी को अपना ही इतिहास फिर से जानने की आवश्यकता है, अपना ही इतिहास फिर से जानने की आवश्यकता है। मैं एक सवाल पूछूंगा इनसे कि अगर भारत के सारे लोग विदेशी हैं तो देशी केवल आप ही हैं क्या? अरविंद केजरीवाल अगर नक्सली हैं, अन्ना हजारे जैसे लोग आपकी नजर में विदेशी एजेंट हैं, नीतीश कुमार जैसे लोगों का डीएनए खराब है, और पूरे भारत में सबसे शुद्ध खांटी देसी बीजेपी और आरएसएस के लोग, बाकी सारे विदेशी। मैं एक सवाल आपके लिए, अंतिम सवाल यह पूछ रहा हूं, मैं फिर से दोबारा पूछ रहा हूं कि मैं राकेश जी के लिए पूछ रहा हूं कि जब पूरा देश विदेशियों को भगाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो आप अंग्रेजों की मुखबिरी क्यों कर रहे थे? और अब आप संघ का नया नया इतिहास लिखकर लोगों को बताते हैं कि हम ऐसे राष्ट्रवादी थे, खेडगेवार ने भगत सिंह से मुलाकात पहले की। चुप हो ऐसा जाए। क्यों? देखिए जिस व्यक्ति ने ये जदयू क्या कर रहा था पहले ये बता दें, ये नवल शर्मा जी। ऐसे अनर्गल सवाल, जनता दल यू क्या कर रहा था? ऐसे अनर्गल सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, राम मनोहर मैं लोहिया इतना ही कांग्रेस कहूंगा, रेडियो चला रहे थे 1942 में, आप क्या कर रहे थे? राम मनोहर लोहिया, राकेश जी को बोलने दीजिए। नवल जी, नवल जी, सुधांशु जी, एक मिनट, वक्त की कमी है। राकेश जी आप बोलिए। आचार्य नरेंद्र देव, राकेश जी आप बोलिए। अच्युत पटवर्धन, राकेश जी आप बोलिए। देखिए ये बीजेपी के पूर्वज थे क्या? ये बीजेपी मैं इतना ही कहूंगा। अरे इतिहास की इतनी गलत व्याख्या मत कीजिए। राकेश जी मेरे पास वक्त नहीं, आपको बोलना पड़ेगा अगर आप बोलना चाहते हैं तो। नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं वाइंड अप करता हूँ। राकेश सिन्हा, देखिए मैं इतना 20 सेकेंड। मैं इतना ही कहूंगा कि 67 में गैर कांग्रेसवाद जनसंघ और सोशलिस्ट के कॉम्बिनेशन से शुरू हुआ था, राम मनोहर लोहिया दीनदयाल जी से शुरू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका जो कल्मिनेशन हो रहा है वो गैर बीजेपी वाद में नहीं हो रहा है। ये सभी जेडीयू और एनसीपी ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के मास विंग्स बन गए हैं। और एक छोटी सी बात मैं इनको बता देना चाहता हूं, देखिए आजादी के आंदोलन पर हम डिस्कशन कर लेंगे। आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में अकेला संगठन है जिसने ब्रिटिश सरकार से न डायलॉग किया, न मेमोरेंडम दिया, न रिप्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, मैं वापस लास्ट इतिहास में नहीं जाऊंगा। निस्तुला कुछ बोलना चाह रही है। निस्तुला, लास्ट कमेंट्स। नवल शर्मा जी, माफी चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें इतिहास का पाठ बहुत अच्छा मिला है। इंडियन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमने बहुत यहाँ पे दलीलें सुनी है, लेकिन प्लेन फैक्ट ये है कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में है, कांग्रेस बहुत क्षीण स्थिति में पार्लियामेंट में है, और वो 2-3 अब 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी की चुनाव में भिड़ी हुई है बीजेपी के खिलाफ। जो इन्वेस्टिगेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो तो अपने पेस पे होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को अंडरमाइन करना करप्शन के चार्जेस के थ्रू, वो तो 24/7 वाला काम है। तो सोनिया गांधी जी का जो स्पीच है वो इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि वो ब्रांड गांधी फैमिली को सेव करना चाहती हैं, और ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा बीजेपी ने दिया इलेक्शन के टाइम पे, और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स टॉपल हुई हैं या उनको तकलीफ हुई है इस स्टेट गवर्नमेंट्स को इस दौरान, वो सारा कॉन्टेक्स्ट देखकर उसको देना चाहिए। बाकी जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का उल्लेख बाकी पैनलिस्ट कर रहे हैं उसकी कोई प्रासंगिकता इस पर्टिकुलर स्पीच के चलिए इसी नोट पर शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों को। जानता हूं कि सब लोग बोलना चाहते हैं, वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच हमारे 6 मेहमानों का डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है आपके एसएमएस के पोल के नतीजे जानने का। हमारा आज का सवाल था कि क्या सोनिया गांधी की भावनात्मक अपील ऑगस्टा के दाग धो पाएगी? हमें हजारों की संख्या में आपके मैसेज मिले, केवल 10% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 90% लोग कहते हैं कि दाग नहीं धो पाएगी। ये जो भावनात्मक अपील है ये बेमानी है एक तरीके से। यही सवाल ट्विटर पर पूछा गया, उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। 89% लोग ये कहते हैं कि ऑगस्टा की दाग जो लगे हैं सोनिया गांधी के गांधी परिवार के दामन पर वो भावनात्मक अपील से नहीं धुलने वाले। IPN 7 के बड़े दर्शक वर्ग की एक तरफा राय साफ इस पोल में समझ में आती है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।